दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ब्राइट लर्न में। तो कल हमने प्रस्तावना से बात कर ली थी और प्रस्तावना से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए थे एग्जाम में या जो पूछे जा सकते थे उन पर हमने डिस्कस कर लिया था। तो हम एक ऐसी जगह पहुंच गए थे कहां पर, जैसे कि एक शब्द और मैं आपको बताना चाह रहा हूं। जैसे कि प्रस्तावना शुरू होती है हम भारत के लोग, यानी कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रसंपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, फिर डॉट 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 बाद में एक शब्द आता है संविधान सभा में आज अंगीकृत स्वीकृत या आत्मसमर्पित करते। तो इस शब्द से हमें क्या पता चलता है? तो एक शब्द, ये क्वेश्चन एग्जाम में आपका पूछा जाता है, क्या भारत की प्रस्तावना या भारत के संविधान में लोक प्रभुता शब्द विद्यमान है या नहीं। यानी कि लोक प्रभुता मतलब लोगों की प्रभुता, यानी कि लोगों का शासन, यानी कि लोगों की ताकत, यानी कि लोगों द्वारा शासन करना शब्द विद्यमान है या नहीं। अब आप एक अंदाज लगाएं, मैंने कल एक क्वेश्चन बताया था आपको कि प्रस्तावना के अनुसार भारत के संविधान को निर्माण किसने किया है? भारत की जनता ने। तो अब आप इससे कह सकते हैं कि हाँ, भारत के संविधान में लोक प्रभुता निहित है। और एक चीज आती है कि एक विद्वान हुए हैं, यानी कि एक आलोचक हुए हैं हमारे संविधान के, जो इंग्लैंड के ब्रिटेन के थे, उनका नाम था केसी बीयर। और केसी बीयर का कहना है कि भारत के संविधान में लोक प्रभुता एक भ्रम है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है कि किसके अनुसार, तो वो केसी बीयर के अनुसार। उनका मानना क्यों था? उनका कहना था कि भारत के संविधान की प्रस्तावना या संविधान को बनाने वाले भारत के लोग नहीं थे, वहां पर कौन थी? संविधान सभा थी। तो उसमें कौन लोग थे? तो आपको पता है कि 10 लाख की आबादी से एक व्यक्ति चुना गया था, देशी रियासतों से थे। तो उनका कहना था कि भारत की संविधान सभा में भारत के लोग निहित ना होकर, मतलब ऊंचे कुल के लोग, पढ़े लिखे लोग निहित थे, इसीलिए उन्होंने भ्रम बताया। लेकिन आपको इससे यही ध्यान रखना है कि किसने कहा है कि भारत के संविधान में लोक प्रभुता एक भ्रम है, तो वो है आपके केसी बीयर। तो आज हम बात कर लेते हैं आगे, किस पर बात कर रहे थे हम? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। कैसा है हमारा? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, अब यानी कि हमें इनके अर्थ पता होने चाहिए और अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न आपके एग्जाम में पूछ लेता है कि इसका अर्थ क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी। इसके बाद में बात करूंगा समाजवादी का अर्थ क्या है, और उसके बाद में बात करूंगा आपका पंथ निरपेक्ष, और फिर लोकतंत्र की बात करूंगा, फिर गणराज्य की। तो इस पर बात कर लेता हूं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न की अगर अंग्रेजी में इसे बात करें तो इसे बोलते हैं सोवरेंट, यानी कि संपन्न, यानी कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो इसके बात कर लेते हैं, तो इसका क्या मतलब है? अब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से मतलब, यानी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से आज से एक ऐसे देश से है। कैसे देश से है? जो अपने आंतरिक और बाह्य मामलों के निर्णय लेने में स्वतंत्र दो। कैसे मामलों में? आंतरिक और बाह्य। यहां पर लिख देता हूं कैसे, आंतरिक और बाह्य। कैसे मामले आपके? आंतरिक और बाह्य। अब क्वेश्चन ये आता है, आंतरिक और बाह्य मामले क्या है? आंतरिक और बाह्य मामले क्या हैं? तो आंतरिक मामलों में क्या आ जाता है? जैसे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, इसमें कौन से मामले आते हैं आपके? और ये एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीति, यानी कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीति मामले, यानी कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीति। अगर सामाजिक की बात की जाए तो मतलब कैसे निर्णय, यानी कि सामाजिक निर्णय, जो समाज के अंदर निर्णय लेने हैं वो भारत की जनता, यानी कि भारत के लोग, यानी भारत के शासक, भारत की सरकार अगर निर्णय करती है। ठीक है। और आर्थिक मामले, किसको क्या मतलब बजट में क्या पेश करना है, किसको कितना अनुदान देना है, यानी कि विशेष राज्यों का दर्जा किसे देना है, किसे कितना ऋण देना है, किससे कितना वापस लेना है, ये कैसे हो गए आपके आर्थिक मामले। और राजनीतिक मामले, जैसे पॉलिटिकल जो आपके होते हैं, राजनीतिक पार्टियां, किसे क्या चुनाव चिन्ह देना है, किस प्रकार निर्धारित रखना है कि 50% वोट पर बहुमत की सरकार या किस प्रकार। तो बाकी के मामले किस में आ जाते हैं? राजनीति में।
अगर मैं बात करूं कि भारत के राजनीतिक मामले अगर कोई और ले देश, यानी कि आपने अभी एक देश के बारे में पढ़ा होगा बारबोडास, जो अभी कह सकते हैं नवीनतम लोकतांत्रिक देश बना है, यानी कि नवीनतम गणराज्य बना है। कौन सा? बारबोडा। तो बारबोडास अभी तक क्या था? वो आपके इंग्लैंड के अधीन था, यानी कि इंग्लैंड के अधीन था। तो उसके आंतरिक और बाह्य मामलों का निर्णय कौन ले रहा था? ब्रिटेन। तो बारबोडास आज से पहले, यानी कि उसके राष्ट्रपति बनने से पहले आपका संपूर्ण संपन्न नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि देश कौन सा है? बारबोडास। और निर्णय कौन ले रहा है? आपका ब्रिटेन। तो वो आपका देश संपूर्ण संपन्न नहीं था, यानी कि अब बाह्य मामले की बात कर लेते हैं। बाह्य मामले में आपके क्या आ जाएंगे? जैसे संधि, यानी आपने देखा होगा कि किसी देश के साथ संधि, यानी कि भारत जिस संगठन के साथ जुड़ना है, किस संगठन के साथ जुड़ना है, किस संगठन के साथ नहीं जुड़ना है। जैसे भारत WTO का हिस्सा है, यानी कि IMF का हिस्सा है, वर्ल्ड बैंक का हिस्सा है। तो इन मामलों में भारत के राष्ट्रपति या भारत के प्रधानमंत्री या भारत की संसद या भारत की जनता निर्णय लेगी, ना कि कोई अन्य देश। यानी कि अभी बात की जाए अगर WTO या आपकी बात की जाए वर्ल्ड बैंक, तो वर्ल्ड बैंक का सदस्य बनना है या नहीं, उसकी सदस्यता लेनी है या नहीं, उसकी सदस्यता त्यागनी है या नहीं, इसके निर्णय कौन लेगा? कौन लेगा? भारत। अगर अभी एक बात आ जाए, जैसे कि अमेरिका कहे, अमेरिका भारत से कहे, जैसे अभी भारत WTO का सदस्य है और अमेरिका कहे कि आप भारत से कहे WTO की सदस्यता को रद्द कर दें, और अगर भारत उसके प्रेशर यानी कि दबाव में आकर रद्द करता है, तो भारत संपूर्ण संपन्न नहीं है। ठीक है। तो संधि के मामले में दूसरा आता है आपके मित्र और शत्रु, यानी कि मित्र और शत्रु, यानी कि भारत के लोग, यानी कि भारत की जनता, भारत के प्रधानमंत्री, भारत की संसद खुद निर्णय करेगी कि हमारा मित्र चीन है या चीन शत्रु है। इसका निर्णय कोई अन्य देश नहीं करेगा। यानी कि अभी जैसे कि पाकिस्तान से हमारे संबंध अच्छे नहीं है, और अगर चीन बोले, चीन से भी नहीं है, और अब अमेरिका अगर ये बोले या फिर कोई रूस बोले, जैसे रूस और चीन के अभी संबंध सही है, तो अभी रूस ये बोले कि भारत आप अपने शत्रुता के मतलब शत्रुता छोड़कर आप चीन से दोस्ती कर लें, और भारत रूस के दबाव में आकर ऐसा कर ले, तो भारत संपूर्ण संपन्न नहीं है। यानी कि इसका कहने का साफ साफ मेरा मतलब ये है कि ऐसा देश जो अपने निर्णय स्वयं ले, ना कि किसी और पर निर्भर हो, तो अभी वो संपूर्ण संपन्न है। यानी कि कौन कौन से मामले आ जाएंगे? आंतरिक मामले, और आपके कौन से? बाह्य मामले आ जाएंगे। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय संधियां भी इसमें आ जाएंगी। ठीक है। तो ये आपके किससे? संपूर्ण संपन्न से संबंधित मुद्दे थे। अब अगला शब्द आता है आपका, अगला शब्द क्या आएगा आपका? अगला शब्द आता है आपका समाजवादी, यानी कि कौन सा? समाजवादी। अब समाजवाद में क्या है? तो समाजवाद की एक विशेषता है, और आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि समाजवाद को प्रस्तावना में परिभाषित किया गया है या नहीं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि भारत की प्रस्तावना में या भारत के संविधान में समाजवाद की कोई परिभाषा नहीं है। लेकिन अब आप कहेंगे तो फिर इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ किसने दिया है? तो ये आपका अर्थ दिया है किसने? सुप्रीम कोर्ट। जब भी कोई जैसे संशय होता है भारत के संविधान में, यानी कि कोई भी शब्द आ जाए, नया शब्द आ जाए और उसका अर्थ नहीं मालूम है, तो भारत का सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? आपकी प्रस्तावना को पढ़ेगा। क्या करेगा? प्रस्तावना को पढ़ेगा, उसके बाद प्रस्तावना को पढ़ेगा, उसके बाद वह स्वयं निर्णय लेगा इसका अर्थ क्या हो सकता है। तो अगले शब्द पर बात कर लेते हैं। अगला शब्द क्या है हमारा? समाजवादी। और समाजवादी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सोशलिज्म। क्या है? समाजवादी। अब सबसे बड़ी बात आती है कि समाजवादी क्या है? समाजवादी एक विचारधारा है। यह भी आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है कि समाजवादी एक विचारधारा है, यानी कि समाजवाद दो प्रकार का है। आपको बात बताऊं, समाजवाद कितने प्रकार का है? तो समाजवाद आपका दो प्रकार का है। कितने प्रकार का है? समाजवाद दो प्रकार का है आपका। एक है मार्क्सवाद। क्या है? एक मार्क्सवाद, और एक है आपका लोकतांत्रिक। एक क्या है? लोकतांत्रिक। अब ये समझ लें आपको ये फैक्ट किताबों में नहीं मिलेंगे। कौन से? ये जो मैं आपको बता रहा हूं, जैसे मार्क्सवाद है। अब आप सोच रहे होंगे मार्क्सवाद और लोकतांत्रिक में क्या अंतर है। तो आपने एक कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ा होगा। किसके बारे में? कार्ल मार्क्स के बारे में। तो कार्ल मार्क्स का क्या कहना था
एक वर्ग था जिसे हम बोलते हैं मजदूर वर्ग, जिसे सर्वहारा वर्ग भी कहा जाता। तो मार्क्सवाद किसमें विश्वास रखता है? तो मार्क्सवाद आपका हिंसा में विश्वास रखता था। किसमें? हिंसा में, वर्ग संघर्ष। यानी कि मार्क्सवाद का कहना था, मार्क्सवाद ने मजदूरों से कहा था कि दुनिया के मजदूर एक हों और वो अपने मालिकों के प्रति यानी कि पूंजीपतियों के प्रति क्या करें? विद्रोह कर दें। यानी कि अपने उद्देश्य यानी कि अपने संघर्ष, अपने हक यानी कि अपने अधिकार कोई देता नहीं है, क्या करना होता है? छीनना पड़ता है। तो इसका मतलब है संघर्ष यानी कि हिंसा। इस कारण भारतीय संविधान में इस समाजवाद को नहीं अपनाया गया। अब दूसरा आता है लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक में क्या होता है? आपका चुनाव। क्या होता है? क्रांति। यानी कि कैसी क्रांति? शांतिपूर्ण क्रांति। यानी कि जैसे कि आपकी बात करूं किस पर आधारित है? ये चुनाव क्रांति। जैसे कि अभी आप 2014 से पहले की बात करेंगे तो किसकी सरकार थी? कांग्रेस की। अब भारत के लोगों को क्या लगा कि यार इतने दिन से कांग्रेस की सरकार है, अब किसे लाए? वो बीजेपी लाए। उसके बाद फिर दोबारा बीजेपी लाए। अब फिर चुनाव होंगे, अब फिर अपनी जनता निर्णय करेगी कि किस वर्ग को लाना है, किस पार्टी को लाना है, किस पार्टी को हटाना है, किसको नहीं लाना है। तो ये किस पर? चुनाव पर निर्धारित करता है, यानी कि शांतिपूर्ण पर बात करता है। लेकिन अब भारत में ना तो लोकतांत्रिक है, लेकिन पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक समाजवाद भी नहीं है। कैसा? लेकिन फिर आप कहेंगे कि क्या है फिर? तो भारत के समाजवाद की परिभाषा किसने दी है? सुप्रीम कोर्ट ने परिभाषा दी है। कौन से केस में? DS नकारा केस। कौन सा? DS नकारा केस 1982 में। 1982 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या परिभाषा दी थी? किसकी? समाजवाद की परिभाषा की थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा आय की असमानता को कम करना। किसको? आय की असमानता को कम करना। आय की असमानता को कम करना। आय की असमानता को कम करना। दूसरा क्या होता है? जीवन स्तर को उच्च बनाना। जीवन स्तर को उच्च बनाना, आय की असमानताओं को कम करना। एक आता है शोषण को खत्म करना। शोषण को खत्म करना और मजदूर और वंचित वर्गों का उत्थान। यानी कि ये DS नकारा केस 1982 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को पढ़कर, यानी कि उसका कहना था हमारे जो संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क में, यानी कि जो संविधान की कल्पना, जो भारत की कल्पना करना चाहते थे, उनके माइंड के हिसाब से, यानी प्रस्तावना को पढ़ने के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने DS नकारा केस में ये 4 पॉइंट दी। यानी कि आय को असमानता को कम करना। तो कैसे ये समाजवाद हो गया, इस पर बात कर लूं। तो आय की असमानता को कम करना, तो आप कह सकते हैं जैसे कि सरकारी नौकरियां। क्या कहना है इसका मतलब? सरकारी नौकरियों में अवसर प्रदान करना सभी को। अब दूसरा आता है जीवन के स्तर को उच्च बनाना। तो जीवन के स्तर को कैसे उच्च बना सकते हैं समाजवाद? तो जैसे आपने अभी देखा होगा, अभी का हाल ही का पॉइंट लेते हैं, जैसे कि कृषि सम्मान निधि चल रही है। कृषि सम्मान निधि में रुपए दिए जा रहे हैं 6,000 रुपए। तो ये क्यों दिए जा रहे हैं? क्योंकि ताकि किसान अपनी फसल को आसानी से बो सके या जो भी करना है वो कर सके और अपनी इनकम को बढ़ा सके, यानी कि जीवन स्तर को ऊंचा कर सके। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, जितनी भी पेंशन आ जाएंगी वो आपके किसको? जैसे कि मकान के लिए सरकार रुपया देती है, तो वो सब किसमें? PM आवास योजना। ये क्या? जीवन स्तर को उठाना चाह रहे हैं, यानी कि आपको आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, आपके जीवन स्तर को अच्छा बना रहे हैं, ताकि आप जीवन स्तर यानी जीवन जीने के लिए जो मिनिमम चीजों की आवश्यकता होती है उन्हें पूरा कर सकें। अब शोषण को खत्म करना, जैसे कि अभी आप देख लेंगे, अगर बात की जाए 2000 पहले से या 1950 से पहले, यानी कि आप देख सकते हैं कितना जातिवाद का मुद्दा चलता था। तो उन मुद्दों को, यानी कि ऐसे मुद्दों को, कुप्रथाओं को, जैसे कि दहेज प्रथा, बाल विवाह, ऐसी प्रथाओं को, यानी कि ये शोषण है, उसे खत्म करना। तीसरा आ जाता है मजदूर और वंचित वर्गों का उत्थान।
तो इसमें क्या आ जाएगा आपका मनरेगा, जैसे मनरेगा कार्यक्रम चल रहा है आपका, जिसमें रोजगार की गारंटी दी जा रही है। जैसे जो व्यक्ति को रोजगार नहीं उपलब्ध है तो वो उस मनरेगा में अप्लाई करके हक मांग सकता है, रोजगार मांग सकता है। तो वो किससे? मजदूर और वंचित वर्गों के उत्थान के लिए। तो समाजवाद के ये 4 पॉइंट आपको याद रखना है। किस केस में दिए थे? डीएस नकारा केस में। बिल्कुल सिंपल है, आय की असमानता को दूर करना, जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, मजदूर और वंचित वर्गों का उत्थान करना और आपका शोषण के खत्म करना। ठीक है, अब बात करते हैं अगला क्या है हमारा, क्या हो गया? संपूर्ण प्रस्वंपन हो गया, समाजवादी आ गया। तीसरा आपका पंथ निरपेक्ष। तो पंथ निरपेक्ष में आपका कुछ नहीं है, थोड़े से ही पॉइंट है, एक दो वो आपको याद रखना है। जैसे कि एक पंथ निरपेक्ष, तो पंथ निरपेक्ष को इंग्लिश में आप सेकुलर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सेकुलर। अब एक दूसरी बात ये भी आती है कि समाजवाद को भी परिभाषित नहीं किया गया है और प्रस्तावना यानी कि संविधान में पंथ निरपेक्ष की भी कोई परिभाषा नहीं है। किसकी? पंथ निरपेक्ष की भी कोई परिभाषा नहीं है। तो फिर पंथ निरपेक्ष की परिभाषा क्या है? तो पंथ निरपेक्ष की सीधी सी एक परिभाषा, आप 2 पॉइंट आप याद रख सकते हैं या 1 पॉइंट याद रख सकते हैं। तो क्या है आपका पंथ निरपेक्ष? क्या है आपका पंथ निरपेक्ष? पंथ निरपेक्ष में आपका क्या है? सेकुलर। क्या? सेकुलर। पंथ निरपेक्ष का सीधा सा आपको एक याद रखना है कि पंथ निरपेक्ष राज्य वह राज्य होता है, यानी कि भारत वह राज्य है जिसमें राज्य का कोई भी धर्म नहीं है। क्या? राज्य का कोई भी धर्म नहीं है, पंथ निरपेक्ष। यानी कि सीधा सा आपको याद रखना है, इसमें लिखने की आपको कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको याद रखना है राज्य का कोई धर्म नहीं है और ना ही राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव करेगा और प्रत्येक धर्म के मानने वाला व्यक्ति अपने धर्म को अपना सकता है। यानी कि अब राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, यानी कि भारत का कोई धर्म नहीं है, यानी कि ना भारत हिंदू राष्ट्रवादी है, ना मुस्लिम राष्ट्रवादी है, ना ईसाई राष्ट्रवादी है, ना जैन राष्ट्रवादी है, ना बौद्ध राष्ट्रवादी है, ना सिख राष्ट्रवादी है। भारत का कोई धर्म नहीं है और ना ही अपने धर्म के नागरिकों के प्रति धर्म के भेदभाव करेगा। यानी कि ये नहीं देखेगा कि जैसे सरकारी नौकरी निकाली या किसी में आया तो वो ये नहीं देखेगा ये हिंदू को लेना है या मुस्लिम को लेना है या ईसाई को लेना है या सिख को लेना है, किसे लेना है? योग्य व्यक्ति को लेना है। किसके आधार पर? योग्य के, ना के धर्म के आधार पर। दूसरी बात, प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने धर्म को अपना सकता है, यानी कि हिंदू अपने हिंदू धर्म को अपना सकता है और अगर हिंदू चाहे तो अन्य धर्म को भी अपना चाहता है। अगर हिंदू चाहे बौद्ध धर्म को तो बौद्ध धर्म को अपना सकता है, बौद्ध अगर चाहे जैन धर्म को अपनाना जैन धर्म को अपना सकता है और जैन चाहे अगर कि हिंदू धर्म को अपनाना तो हिंदू। यानी कि कोई भी व्यक्ति चाहे किसी धर्म का हो किसी भी धर्म को अपना सकता है, किसी को भी मान सकता है और ऐसा भी हो सकता है वो किसी धर्म को ना माने, ये भी हो सकता है आपका। तो राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। अब किस पर बात करेंगे हम? क्या हो गया हमारा? संपूर्ण परिसंपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और चौथा शब्द क्या आता है? लोकतंत्र। क्या आता है आपका? लोकतंत्र। लोकतंत्र में आपको एक पॉइंट आपको याद रखना है। किसमें? लोकतंत्र में। लोकतंत्र को क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी। इंग्लिश में लोकतंत्र को क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी। अब लोकतंत्र में आपको 2 शब्द याद रखने हैं जो मैं आपकी बात करने जा रहा हूं। तो जो डेमोक्रेसी है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। कौन सा? डेमोक्रेसी आपका 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक डेमस और एक आपका क्रेसिया। और ये दोनों शब्द किस भाषा के शब्द हैं? तो वो ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। ग्रीक भाषा के शब्दों से मिलकर बना है डेमोक्रेसी, यानी कि डेमस और क्रेसिया। डेमस का मतलब क्या होता है? जनता। डेमस का मतलब क्या होता है? जनता। और क्रेसिया को बोलते हैं शासन। अब आपकी समझ में आया होगा। डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र 2 शब्दों से बनकर बना है। ग्रीक शब्द, ग्रीक कोई एक और नाम से जानते हैं, यूनानी।
किस नाम से जानते हैं? यूनानी डेमोक्रेसी, यानी कि जनता का शासन। क्या? जनता का शासन। अब जनता के शासन को क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी। इसी पर एक परिभाषा दी गई है आपकी, अब्राहम लिंकन ने दी थी, जो वो कौन थे? अमेरिका के राष्ट्रपति। उन्होंने कहा था जनता के द्वारा जनता पर शासन। ये परिभाषा किसने दी थी आपकी? अब्राहम लिंकन। और अब्राहम लिंकन कौन थे? अमेरिका के राष्ट्रपति। अब्राहम लिंकन कौन थे? अमेरिका के राष्ट्रपति। और एक फैक्ट और बता दूं, अब्राहम लिंकन एक मोची के बेटा थे, यानी कि अब्राहम लिंकन के पिता एक मोची थे। और अब्राहम लिंकन ने इतना संघर्ष किया, इतनी मेहनत की और अमेरिका के राष्ट्रपति बने। और ये नहीं है कि अमेरिका के राष्ट्रपति बने, सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे शक्तिशाली उस समय के राष्ट्रपति रहे थे कौन? अब्राहम लिंकन। ठीक है। अब जनता के द्वारा जनता पर शासन, यानी कि जनता यानी कि हम तुम, यानी कि सब लोग, हम लोगों का शासन हमारे ही द्वारा और हम पर ही, यानी कि जनता के द्वारा जनता पर शासन। अगर एक पॉइंट और आपका यूपीएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है, अब्राहम लिंकन की ये मूल परिभाषा नहीं है। अब्राहम लिंकन से यही परिभाषा किसने दी थी? तो ये दी थी 422 ईसा पूर्व में, यानी कि बीसी में। किसने दी थी? तो वो थे किलियन। कौन थे? किलियन। और ये कहां के थे? यूनान के बहुत बड़े विद्वान थे। किलियन 422 ईसा पूर्व में इन्होंने दी थी। ठीक है। क्या? 422 ईसा पूर्व में परिभाषा दी थी जनता के द्वारा जनता पर शासन। तो अब्राहम लिंकन की ये पूरी परिभाषा नहीं है, किसने दी थी? किलियन ने। अब बात कर लेते हैं जनता के द्वारा जनता पर शासन क्या होता है? लोकतंत्र। अब एक पॉइंट ऑफ आपको याद रखना है कि लोकतंत्र यानी कि दो प्रकार का है आपका लोकतंत्र, दो प्रकार का है। इसी में आप जोड़ सकते हैं, एक आता है आपका प्रत्यक्ष लोकतंत्र, यहां पर लिख लेते हैं लोकतंत्र। लोकतंत्र में एक आता है आपका प्रत्यक्ष लोकतंत्र, आपने सुना होगा, और दूसरा आता है आपका अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब आपको कंफ्यूजन होगा कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र वो लोकतंत्र बोल सकते हैं आप जैसे कि जिसमें जनता स्वयं शासन करती है, जिसमें जनता यानी कि जिसमें लोग व्यक्ति खुद पर स्वयं शासन करते हैं, उसे बोलते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र। और जिसमें जनता अपने प्रतिनिधि को चुनकर शासन करवाती है, उसे बोलते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो अगर प्रत्यक्ष लोकतंत्र के एक उदाहरण की बात करूं तो वो है आपका स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में कैसा है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र आपका भारत हुआ, आपका यूएसए हुआ, यानी कि और सारे देश हो जाएंगे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। लेकिन प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्विट्जरलैंड में क्या होता है, जैसे कि कोई प्रस्ताव है, यानी कि कोई कानून बनना है, कोई नियम बनना है, तो वो क्या करेंगे, वहां पर ई वोटिंग चलती है आपकी। जैसे कि सभी के पास वहां पर सवाल आएगा, जैसे कि अभी कृषि कानून बना भारत में, अगर सपोज दैट यही कानून आपका होता स्विट्जरलैंड में, तो स्विट्जरलैंड में सभी के पास पोल आता कि कृषि कानून बनना मतलब इसके ये फायदे हैं, ये बनना चाहिए या नहीं, तो वहां पर हाँ और ना में उत्तर होता। अगर वहां की 50% से अधिक जनसंख्या हाँ बोल देती, अगर वहां की 50% से जनसंख्या हाँ बोल देती तो कानून तुरंत पारित हो जाता, यानी बन जाता। अगर 50% से कम से अधिक जनसंख्या ना बोलती, नो लिखती, तो वो कानून नहीं बनता और उसे रद्द कर दिया जाता। अब अप्रत्यक्ष लोकतंत्र यानी कि भारत में कैसा है, हमारे भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र यानी कि हम क्या करते हैं, प्रतिनिधि चुनते हैं। जैसे कि हमने अपना प्रतिनिधि चुना, जैसे कि हमने सांसद चुने, ठीक है, हर एक, जैसे कि प्रधानमंत्री होता है, जैसे वो भी एक क्या होता है आपका सांसद होता है। हमने अपने क्षेत्र से सांसद चुने, क्यों चुने, ताकि हम अपनी मांगों को पूरा करने के लिए, यानी कि हमारा एक क्षेत्र का सांसद है, हमने चुना क्योंकि भाई तुझे क्या करना है, मतलब ऐसे 2 सांसद या 3 सांसद हुए
तो हमने उनमें से एक चुना कि ये सांसद हमारे लिए बढ़िया है, यानी कि हमारे क्षेत्र का विकास अच्छे तरीके से कर सकता है। और वही सांसद जाके कहाँ पहुंचे, आपके लोकसभा में, यानी कि लोकसभा में पहुंचे और ऐसे ही आपके सभी सांसदों ने मिलकर क्या एक प्रधानमंत्री चुन लिया, ठीक है। और फिर वहां पर क्या राज्यसभा लोकसभा इन लोगों ने मिलकर क्या राष्ट्रपति चुन लिया, लेकिन राष्ट्रपति हमारे राज्य का प्रमुख है लेकिन शासन का प्रमुख नहीं है। और प्रधानमंत्री कौन है, हमारे शासन का प्रमुख है। तो इस प्रकार क्या होता है आपका अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब इसके बाद एक और आपका रह गया, उसे आप बोलते हैं लोकतांत्रिक गणराज्य यानी कि गणराज्य। अब गणराज्य क्या होता है, सिर्फ आपको एक शब्द ध्यान रखना है गणराज्य में, यानी कि गणराज्य में आपका आता है, गणराज्य को बोलते हैं रिपब्लिक। रिपब्लिक यानी गणराज्य का मतलब होता है कि गणराज्य वह राज्य होता है, यानी कि भारत वह राज्य है जिसमें कोई भी वंशानुगत नहीं होगा, यानी वंशानुगत शासक नहीं होगा। वंशानुगत का मतलब जैसे कि आप ब्रिटेन में चले जाएं तो ब्रिटेन में अभी जो भी महारानी है उसके घर से, यानी कि उसका आगे वाली संतान ही अगली महारानी होगी, उसकी फिर आगे वाली संतान ही महारानी होगी। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में पहले प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद बदले, उसके बाद बदले, उसके बाद बदले, यानी कि जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी और अब कौन आए आपके मोदी, यानी कि बहुत से शासक आए, बहुत से प्रधानमंत्री आए और चले गए, लेकिन भारत जहां था आज वहीं है और सदियों तक वहीं पर रहेगा, यानी कि वंशानुगत नहीं है। यानी कि आप भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, मैं भी प्रधानमंत्री बन सकता हूं और भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, यानी कि ये जरूरी नहीं है कि मोदी प्रधानमंत्री है अभी तो मोदी की औलाद ही प्रधानमंत्री होगी, ठीक है। तो इस प्रकार क्या है, वंशानुगत शासन नहीं है, यानी कि कैसा है, लोकतंत्र है, यानी कि जिसे आप चुनेंगे, जिसे हम चुनेंगे वही क्या होगा, अगला शासक का प्रमुख होगा। तो ये थे हमारे आज के 4 इंपोर्टेंट परिभाषा जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। अब कल मैं इस पर आगे की बात करूंगा। अब इसमें आपके फैक्ट होंगे थोड़े बहुत, जैसे कि किसने क्या कहा है प्रस्तावना को, किसने आत्मा कहा है, किसने हृदय कहा है, किसने मस्तिष्क की कुंजी कहा है, किसने भारत को प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। तो यानी कि ऐसे शब्दों पर बात करूंगा, ऐसी परिभाषाओं पर बात करूंगा जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो इस क्लास को जरूर देखें, अगर पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।